नमस्कार दोस्तों। डेट आज के देखो 4 नवंबर 2025 है। स्वागत है आपका एटोवेल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज डिस्कस करेंगे अलग अलग न्यूज़पेपर से। पहला आर्टिकल आज डिस्कस करेंगे, इंडिया को भी न्यूक्लियर टेस्ट फिर से करने पर विचार करना चाहिए यूएस, चाइना और रशिया की तरह। दूसरा, हमारे देश में आईटी इंडस्ट्री ट्रांसफॉर्म कर रही है, ये काफ़ी पेनफुल है लेकिन ज़रूरी है। तीसरा, अगर देखो 2047 से पहले विकसित भारत बनाना है तो करप्शन से फाइट करना जरूरी है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल इंडिया को अपनी न्यूक्लियर स्ट्रेटजी चेंज करने से संबंधित है। अपने सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, आर्टिकल की शुरुआत होती है एक बड़ी खबर से। हाल ही में चाइना के प्रेसिडेंट से मिलने से पहले यूएस के राष्ट्रपति ट्रंप ने यह अनाउंस किया था कि यूएस न्यूक्लियर टेस्टिंग फिर से शुरू करने पर विचार कर रहा है। अब आप सोचिए, लगभग देखो पिछले 30 सालों से ना दुनिया में ना एक वॉल्यूंटरी मोराटोरियम था। आप बोलोगे सर ये वॉल्यूंटरी मोराटोरियम क्या होता है? मतलब न्यूक्लियर पावर्ड कंट्रीज ने ना खुद ही टेस्ट ना करने का फैसला किया था। कोई ट्रीटी वगैरह नहीं हुई थी। जैसे एक ट्रीटी है जिसका नाम है सीटीबीटी, भाई कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेगा, ना हवा में, ना पाताल में, ना पानी में, कहीं पर भी। वो ट्रीटी साइन नहीं हुई थी, लेकिन बावजूद इसके जो न्यूक्लियर पावर्ड कंट्रीज थे ना, वो एक अनकहे समझौते के तहत कर नहीं रहे थे टेस्ट। लेकिन देखो, ट्रंप के इस स्टेटमेंट ने ना उस शांति को भंग कर दिया है। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है, क्या सिर्फ यूएसए ऐसा सोच रहा है? आंसर है नहीं। आप रशिया की बात कीजिए, वो देखो अपने ना आर्कटिक टेस्ट साइट्स पे एक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। जो आर्कटिक सी में ना जो न्यूक्लियर टेस्ट साइट्स हैं रशिया की, वहां पे एक्टिविटीज बढ़ गई हैं और वो कई इंपॉर्टेंट आर्म कंट्रोल एग्रीमेंट्स से पीछे हट गया है। पास्ट में यूएसए और यूएसएसआर के बीच में काफ़ी सारे ना आर्म्स को कंट्रोल करने के लिए एग्रीमेंट्स हुए थे, ट्रीटीज हुए थे, लेकिन रशिया उन्हें रिन्यू नहीं कर रहा है। आप चाइना की बात कर लीजिए, ये चाइना का न्यूक्लियर टेस्ट ज्यादा करना यह सबसे बड़ी चिंता है। चाइना देखो अपने हथियारों को भंडार को ना बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। रिपोर्ट्स आई हैं कि चाइना ने ना 300 से ज्यादा नए मिसाइल साइलोज तैयार किए हैं। मिसाइल साइलोज मतलब वो जगह जहां से मिसाइल लॉन्च होती है। और चाइना की एक साइट है लोप नूर टेस्ट साइट, ये देखो लोप नूर टेस्ट साइट, इसको भी चाइना ने एक्सपेंड किया है। तो माहौल समझ रहे हो? देखो, जब दुनिया के 3 सबसे पावरफुल देश ही सेल्फ रिस्ट्रेंट पर सवाल उठा रहे हैं, मतलब आत्म संयम पे सवाल उठा रहे हैं, तो पूरा न्यूक्लियर ऑर्डर ही हिल जाएगा। आप इंडिया की बात कर लीजिए, हम देखो इस बदलते माहौल को ना इग्नोर नहीं कर सकते। 1998 में ना ऑपरेशन शक्ति को हमने अंजाम दिया था। हमने उस समय 5 न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। क्यों किए थे? क्योंकि देखो एनपीटी यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी हम पर ना थोप दी गई थी। एनपीटी ट्रीटी ये कहती है कि 5 देशों के अलावा जिनके पास में परमानेंट सीट है यूएन में, उनके अलावा कोई भी देश न्यूक्लियर वेपन नहीं रख सकता। हमने बोला भाई ये तो डिस्क्रिमिनेटरी है, ये भेदभाव क्यों, हम क्यों माने? तो हमने न्यूक्लियर टेस्ट करके दुनिया को दिखा दिया था कि हम इस डिस्क्रिमिनेशन को नहीं मानेंगे। हमने न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट किया है और अब हम न्यूक्लियर वेपन वाले देश हैं। लेकिन देखो एक खास बात, जब हमने न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट किया ना, तो ना टेस्ट के आखिर में उस समय प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री वाजपेयी, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया। उन्होंने बोला अब बस, हमने अपनी कैपेबिलिटी प्रूव कर दी है कि हम न्यूक्लियर टेस्ट कर सकते हैं और भेदभाव को हमने चैलेंज किया है, लेकिन अब हम वॉल्यूंटरी मोराटोरियम रखते हैं, यानी खुद से ही अपने ऊपर पाबंदी लगाते हैं कि अब हम और टेस्ट नहीं करेंगे। तो भारत ने उस समय जो किया, उस समय की सिचुएशन के हिसाब से देखो एक मास्टर स्ट्रोक था। आप बोलोगे ऐसा क्यों? ऐसा देखो इसलिए क्योंकि जब हमने बोला ना कि भाई हमने अब हमारी कैपेबिलिटी शो कर दी है, अब अननेसेसरी हम और टेस्ट नहीं करेंगे, तो ना हमने दुनिया को एक ये दिखा दिया कि इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल पावर है। इंडिया एक बागी कंट्री नहीं है, रिबल नहीं है, एक रिस्पॉन्सिबल पावर है। हमने संयम दिखाया। शुरू में हम पर सैंक्शंस लगे न्यूक्लियर टेस्ट करने के लिए, लेकिन हमारे संयम को देखकर, हमारी रिस्पॉन्सिबल इंडिया को एज ए रिस्पॉन्सिबल पावर देखकर दुनिया हमसे फिर से जुड़ने लगा और सैंक्शंस हट गए।
और इस पॉलिसी का देखो सबसे बड़ा रिवॉर्ड हमको मिला 2008 में, जब इंडिया और यूएसए के बीच में न्यूक्लियर डील साइन हुई। इस डील ने ना इंडिया को न्यूक्लियर मेन स्ट्रीम में ला दिया। हम पर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे कि इंडिया को कोई न्यूक्लियर फ्यूल नहीं देगा, वो रिस्ट्रिक्शंस हट गए यूएस के साथ में न्यूक्लियर डील साइन होने के बाद। अब आते हैं नेक्स्ट एस्पेक्ट पे। देखो, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से प्रॉब्लम आ गई। क्या? आर्टिकल ना एक बहुत बढ़िया लाइन बोलता है, आर्टिकल, आप ध्यान से सुनिएगा। रिस्ट्रेंट इफ लेफ्ट अनएग्जामिन्ड कैन हार्डन इनटू इनर्शिया। हिंदी में बताता हूं, मतलब अगर संयम को आप समय समय पर नहीं जांचोगे तो वो इनर्शिया बन जाता है। मतलब आप बदलाव को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। मैं आपको सिंपल भाषा में बता देता हूं। मान लीजिए हमने ना संयम रख लिया कि हम और टेस्ट नहीं करेंगे, बस ये तो हमने खुद से संयम रखा था, लेकिन पता लगे कि और टेस्ट करने की अभी आवश्यकता है, लेकिन फिर भी हम कर ही नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम कंफर्ट जोन में जा चुके हैं। ऐसी सिचुएशन ना आ जाए, ये आर्टिकल बोलता है। आप कोर प्रॉब्लम देखो, हमारे जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन था ना, जो हमने उस समय अनाउंस किया था, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के ना दो मुख्य पिलर्स हैं। कौन से पिलर्स हैं? पहला पिलर, नो फर्स्ट यूज, मतलब हम कभी भी ना पहले न्यूक्लियर वेपन्स यूज नहीं करेंगे, हम सिर्फ जवाबी हमले में न्यूक्लियर वेपन्स का यूज करेंगे। दूसरा पिलर है CMD, मतलब क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस। इसका मतलब यह है, हम ना हथियारों की रेस में नहीं पड़ेंगे कि मेरे पास न्यूक्लियर वेपन ज्यादा, मुझे चाइना से ज्यादा करने हैं, पाकिस्तान से ज्यादा करने हैं। इस रेस में हम नहीं पड़ेंगे। हम बस मिनिमम हथियार रखेंगे जो क्रेडिबल हों और जो दुश्मन में डर पैदा कर सकें कि हमने इंडिया के ऊपर हमला किया तो जवाबी हमले में इंडिया जवाब देगा और हम उस जवाबी हमले को सह नहीं पाएंगे। तो ये डर हम लाना चाहते हैं हमारे दुश्मन देश में। जितने हथियारों से वो डर पैदा हो जाएगा, बस उतने ही हथियार हम रखेंगे, ये इंडिया ने बोला था। तो क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस का मतलब होता है डर पैदा करना दुश्मन देश के अंदर। और क्रेडिबल का क्या मतलब होता है? देखो, क्रेडिबल का मतलब है कि इंडिया के पास ना सिर्फ हथियार हैं, ना सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स हैं, बल्कि वो चलेंगे भी। आप बोलोगे सर हथियार हैं तो चलेंगे ही? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता। पता लगे आपके हथियार पुराने हो गए हैं, फिर तो दुश्मन देश का डर ही खत्म हो जाएगा कि इनके पास में न्यूक्लियर वेपन्स तो हैं, वो क्रेडिबल नहीं है, पता नहीं है चलेंगे नहीं चलेंगे। तो यहां पे जो पूरा खेल है ना, अब क्रेडिबल क्या है कि हथियार चलेंगे या नहीं चलेंगे। तो यहां पे राइटर बोलते हैं, देखो हमारा जो आर्सनल है ना, हमारे जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो हमने वैलिडेट किए थे 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट में। अब उस बात को हो गए हैं 27-28 साल। अब वो 1998 के डिजाइन्स पर बने हैं, 1998 के डिजाइन्स पर बने हैं। टेक्नोलॉजी, मटेरियल, डिलीवरी सिस्टम आज के समय में ना सब बदल गया है। तो क्या हमें अपने न्यूक्लियर वेपन्स को फिर से नहीं जांचना चाहिए? आज के समय में देखो नए जनरेशन्स के वेपन बन रहे हैं। आप एग्जाम्पल देखो, अग्नि 5 है। अब जो ये अग्नि 5 है ना, हमारी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। पूरा चाइना इस अग्नि 5 मिसाइल की रेंज में है। और नए हथियार आ गए हैं, जैसे SLBM, यानी सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। सबमरीन लॉन्च्ड मतलब जो मिसाइल जो है सबमरीन से लॉन्च की जा सकती है, जैसे K-15 है, K-4 है। अब ये जो मिसाइल्स है ना, ये हमारी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को मजबूत करते हैं। सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी कैसे? मान लीजिए चाइना ने इंडिया के ऊपर न्यूक्लियर वेपन से हमला कर दिया, पूरे इंडिया को नष्ट कर दिया। इंडिया का नष्ट हो गया तो मतलब न्यूक्लियर वेपन भी नष्ट हो गए इंडिया के। लेकिन नहीं, इंडिया की जो सबमरीन है वो इंडियन ओशन में पानी में घूमती मिलेगी और वो सेकंड स्ट्राइक करेगी और वो चाइना को तबाह कर देगी। तो सबमरीन से न्यूक्लियर मिसाइल्स लॉन्च की जा सकती हैं। ये सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को और मजबूत करते हैं। लेकिन देखो और भी नई टेक्नोलॉजी आई है, जैसे MIRV है। अब इसमें क्या है? ये है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स। मतलब सिंपल भाषा में बोलूं, एक ही मिसाइल में 5-6 अलग अलग न्यूक्लियर बॉम्ब, और ये सारे बॉम्ब अलग अलग टारगेट पर गिर सकते हैं।
चाइना और पाकिस्तान दोनों, पाकिस्तान तो छोड़ दीजिए, चाइना की मदद से दोनों इस पर काम कर रहे हैं, हम भी इस पे काम कर रहे हैं। अब देखो प्रॉब्लम यह है कि MIRV के लिए ना आपको बॉम्ब्स को बहुत छोटा करना पड़ता है। न्यूक्लियर बॉम्ब्स आपके बहुत छोटे होने चाहिए, तब जाके आप इस टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हो MIRV। आपको उनके यील्ड मतलब कितनी ताकत से वो बॉम्ब फटेगा, उसकी यील्ड पर पूरा कंट्रोल चाहिए। आपको उनकी रिलायबिलिटी पर 100% भरोसा होना चाहिए कि वो टारगेट पर जाकर फटेगा ही। तो ये सब देखो 1998 के डेटा से नहीं हो सकता, ये सब 1998 के डेटा से नहीं हो सकता, और 1998 के बाद में हमने कोई टेस्ट किया ही नहीं है। आप बोलोगे सर कंप्यूटर से टेस्ट कर लो, आजकल तो टेक्नोलॉजी तो नई नई आ गई है ना, सिमुलेशन कर लो। राइटर ये बोलते हैं देखो कंप्यूटर मॉडलिंग जो होती है ना, सिमुलेशन जिसे बोलते हैं कि हाँ भाई डेटा लेके आप कंप्यूटर पे टेस्ट कर लो, ये ना आपकी पुरानी नॉलेज को थोड़ा एक्सटेंड कर सकता है, लेकिन देखो नया डेटा थोड़ी ना पैदा कर सकता है ये जो कंप्यूटर मॉडलिंग वाला सिस्टम होता है। समझ रहे हो? मतलब आपने 1998 में टेस्ट किए थे, उससे डेटा मिला, अब आप उस डेटा को एक्सटेंड कर सकते हो, लेकिन नई टेक्नोलॉजी आ गई है, उसको न्यूक्लियर वेपन्स लॉन्च करने के कंटेक्स्ट में यूज करना है, उसके लिए तो नया इंपीरिकल डेटा चाहिए ना, नया ही डेटा चाहिए। पुराने डेटा को एक्सटेंड करोगे तो काम नहीं चलेगा। आर्टिकल कहता है यूएस जिसके पास देखो हमसे ना 100 गुना ज्यादा हथियार है, मतलब वो भी अब कॉन्फिडेंट नहीं है सिमुलेशन वाली सिचुएशन में कि हम कंप्यूटर पे टेस्ट करेंगे तो वो चलेंगे या नहीं चलेंगे, वो काम के हैं या नहीं है। तो इंडिया जिसके पास में देखो डेटा भी बहुत कम है, हमारे पास तो सिर्फ 1998 के 5 टेस्ट का डेटा है, तो हमारे लिए तो अनसर्टेनिटी और भी ज्यादा है। समझ गए? और देखो एक चीज मैं आपको बोलता हूं, जो हमारे विदेश मंत्री है ना सुब्रमण्यम, उनके पिताजी थे के सुब्रमण्यम, उनको इंडिया के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन का ना फादर माना जाता है। उन्होंने ये बोला था कि डेटरेंस इज मैटर ऑफ माइंड। डर जो है कि इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो देखो माइंड में है, पाकिस्तान के माइंड में है कि इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अगर वो डर मिट गया कि इंडिया के हथियार चलेंगे नहीं, क्रेडिबल नहीं है, तो फिर देखो पाकिस्तान फिर फायदा उठाएगा इस सिचुएशन का। अगर उसका डर ही खत्म हो गया तो इंडिया के न्यूक्लियर वेपन्स से, चाइना का डर ही खत्म हो गया कि इंडिया के न्यूक्लियर वेपन्स क्रेडिबल नहीं है, फटेंगे नहीं है, फिर वो युद्ध लॉन्च करने से हिचकिचाएगा नहीं इंडिया के ऊपर। समझ रहे हो? तो अब क्या करना चाहिए? देखो क्या पोखरण में जाकर फिर से टेस्ट करें? आर्टिकल कहता है देखो संयम पर पुनर्विचार का मतलब लापरवाही नहीं है, एक मिडिल पाथ भी निकाला जा सकता है। मिडिल पाथ क्या है? मिडिल पाथ में देखो राइटर 3-4 बातें बोलते हैं जो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले रेडीनेस, हमें देखो तैयार रहना है, हमें टेस्ट करने वाले पहला देश नहीं बनना है, लेकिन देखो हम अडेप्ट करने वाले आखिरी देश भी नहीं बनना चाहते। ऐसा ना हो कि सारे देश तो न्यूक्लियर टेस्ट करने लग जाएं और इंडिया सबसे लास्ट में है, इंडिया कह रहा है कि अरे चलो हम भी कर लेते हैं। इंडिया कम से कम तैयार तो रहे, यूएसए अगर करना स्टार्ट कर रहा है तो हम भी करेंगे भाई, तो इंडिया को तैयार रहना चाहिए। दूसरा है साइंटिफिक टेस्ट, मतलब कि अगर टेस्ट करने ही पड़े तो वो दिखावे के लिए नहीं होने चाहिए, जैसे 1998 में दिखावे के लिए थे। तो अगर न्यूक्लियर टेस्ट करने पड़े तो वो साइंटिफिक होने चाहिए, लिमिटेड होने चाहिए और रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए। अब राइटर इस चीज को एक्सप्लेन नहीं करते हैं, लेकिन वो बोलते हैं साइंटिफिक टेस्ट हमें करने होंगे। 1998 में थोड़ा दिखावा ज्यादा था। फिर नेक्स्ट है वैलिडेशन, मतलब इसका मकसद देखो दुनिया को डराना नहीं होगा। अगर इंडिया टेस्ट करेगा न्यूक्लियर टेस्ट तो इसका मकसद दुनिया को डराना नहीं होगा, बल्कि अपने नए डिजाइन्स, जैसे जो हमारे पास में अभी नई टेक्नोलॉजी आई है MIRV, तो अगर इंडिया को टेस्ट करने भी पड़े तो नए डिजाइन को वैलिडेट करना, नई टेक्नोलॉजी को वैलिडेट करना, उनकी रिलायबिलिटी चेक करना, यह मकसद होना चाहिए न्यूक्लियर टेस्ट करने का। अब चौथा है सिग्नल टू एडवर्सरी। सिग्नल टू एडवर्सरी मतलब इससे ना हमारे दुश्मनों को यह क्लियर सिग्नल जाना चाहिए कि इंडिया का जो डेटरेंट है मॉडर्न और क्रेडिबल है। मतलब हमारे पास जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो लेटेस्ट भी हैं और
बिल्कुल क्रेडिबल हैं, वो फटेंगे भी। ये डर पैदा होना चाहिए दुश्मन देश में, ऐसा डेटरेंस पैदा होना चाहिए उन न्यूक्लियर टेस्ट से। लेकिन देखो इसके साथ ना राइटर एक चेतावनी भी देते हैं, हमें अपना ना जो मोरल और डिप्लोमेटिक कैपिटल है कि हमने जो पहले संयम दिखा के इंडिया को एज ए रिस्पॉन्सिबल पावर प्रेजेंट करके हमने जो कमाया है उसको हमें बचाना है। तो रिस्पॉन्सिबल पावर वाली जो इमेज है बहुत मुश्किल से मिली है, इसको हमें मेंटेन भी करना है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, इंडिया की आईटी ड्रीम के कोलैप्स होने से संबंधित है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। शशि थरूर ने ये आर्टिकल लिखा है। शुरुआत में शशि थरूर ये बोलते हैं, देखो पिछले 30 सालों से ना इंडिया का आईटी सेक्टर हमारे सर का ताज है, मतलब देश का गौरव है। सोचिए एक इंडस्ट्री इंडिया की वर्कफोर्स का सिर्फ 1% है, लेकिन देश की जीडीपी में 7% से ज्यादा का योगदान देती है। कितना बड़ा इंपैक्ट लाती है आईटी इंडस्ट्री। आईटी इंडस्ट्री एक प्रकार से पासपोर्ट है प्रोस्पेरिटी का। आपने देखा होगा पिछले 20-30 सालों में टियर 2, टियर 3, टियर 4 टाउन्स के जो युवा लोग हैं उनको लगता था कि जैसे देखो बीटेक कर लिया, उसके बाद इन्फोसिस टीसीएस में जॉब लग गई, बस पूरी फैमिली की किस्मत बदल जाएगी। तो अपवर्ड मोबिलिटी का सबसे बड़ा इंजन था आईटी सेक्टर। लेकिन शशि थरूर कहते हैं अब देखो उस इंजन में ना कुछ गड़बड़ी की आवाजें आ रही हैं। गड़बड़ी की आवाजें कैसे आ रही हैं आप देखिए, टीसीएस ने ना 20,000 लोगों को काम से निकाल दिया एक क्वार्टर में। इतना ज़्यादा ले ऑफ टीसीएस ने कभी नहीं किया। टीसीएस तो वो कंपनी थी जो जानी चाहती थी कि टीसीएस काम से हटाएगी नहीं चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने खुद टीसीएस में काम किया है और टीसीएस के बारे में ये कहा जाता था कि बाकी कंपनीज की तरह नहीं है टीसीएस और काम से नहीं हटाया जाएगा, सरकारी जैसा कल्चर है। मतलब अपने आप में ये बोलना कि सरकारी जैसा कल्चर है बताता है कि सरकारी में व्यवस्था कितनी ज़्यादा खराब है। लेकिन कहने का मतलब आप समझ गए ना। लेकिन अब टीसीएस जैसी कंपनीज ने भी 20,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया एक क्वार्टर में। यूएस में अमेजोन कंपनी ने 14,000 से ज़्यादा लोगों को ले ऑफ कर दिया और मेटा कंपनी है फेसबुक यानी 8,000 लोगों को काम से निकाल दिया। मतलब इंडिया में देखो जल्द ही 50,000 से ज़्यादा और जो आईटी जॉब्स हैं वो जा सकती हैं। यहां पे ना एक टर्म यूज किया गया है साइलेंट ले ऑफ। साइलेंट ले ऑफ का मतलब क्या होता है? ये वो ले ऑफ होता है जो हेडलाइन नहीं बनाता। मतलब ऐसा नहीं कि कंपनी आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएगी कि हमने 20,000 लोगों को काम से निकाल दिया, नहीं, ये चोरी छुपे होता है। मतलब परफॉर्मेंस लिंक्ड एग्जिट कर दिया, एम्प्लॉइज को बोला कि आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, इस वजह से हम आपको काम से निकाल रहे हैं या फिर आप रिजाइन कर दीजिए। अब एम्प्लॉय को लगेगा कि मुझे निकाला गया है परफॉर्मेंस की वजह से, लेकिन वास्तव में वो एक सोचा समझा डिसीजन होता है कंपनी का कि इतने हजार लोगों को हमें काम से निकालना है। या फिर वॉलंटरी रेजिग्नेशन, माहौल ऐसा बना दो कि लोग खुद छोड़कर चले जाएं। या फिर डिलेड प्रमोशन, आप प्रमोशन मत दो, लोग फ्रस्ट्रेट होकर खुद ही निकल जाएंगे। तो ये क्या होता है? ये साइलेंट ले ऑफ है। क्या है? साइलेंट ले ऑफ है। इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो ऐसा नहीं है कि आईटी सेक्टर जो है वो कोलैप्स कर रहा है, नहीं, आईटी सेक्टर ना ट्रांसफॉर्म हो रहा है। जैसे एक कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनती है ना, पूरा प्रोसेस होता है, उसी प्रकार से आईटी सेक्टर अभी ट्रांसफॉर्म कर रहा है, कैटरपिलर से बटरफ्लाई वाली जर्नी जी रहा है। ये पेनफुल जरूर है लेकिन देखो फ्यूचर में जरूरी है। हो क्या रहा है आज के समय में आईटी सेक्टर में? मेनली 3 चीजें हो रही हैं जो मैं आपको पॉइंट वाइज फॉर्म में बता देता हूं। मेनली 3 चीजें हो रही हैं। एक तो देखो एआई का ऑटोमेशन, एआई का ऑटोमेशन, ये सबसे बड़ा कारण है। जो काम पहले देखो आईटी प्रोफेशनल्स करते थे अब वो एल्गोरिथम कर रहे हैं। कौन से काम? जैसे बेसिक कोडिंग करना है, पहले कोड डेवलपर लिखा करते थे, अब चैट जीपीटी कोड लिख देता है। टीम के बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छे से कर देता है एआई। मतलब रूटीन के जो काम है ना नॉर्मल से, वो एआई अब बहुत आसानी से कर रहा है। यहां पे ना एक टर्म यूज किया गया है एजेंटिक एआई। जो एजेंटिक एआई है ना, ये नॉर्मल एआई जो है चैट जीपीटी उससे तो बल्कि 2 कदम आगे है। ये ऑटोनोमस सिस्टम है। ऑटोनोमस सिस्टम मतलब आपने काम दे दिया एआई को कि आपको ये टास्क करना है। अब वो एआई जो है ना खुद 10 तरीके सोचेगा उस काम को करने के, खुद
रीजन कर सकता है। आपने उसको बड़ा काम दे दिया, अब वो अपने आप से डिसीजन लेगा, अपने आप से छोटे छोटे टास्क परफॉर्म करता रहेगा जो उसको बड़ा काम करने के लिए चाहिए। समझ रहे हो? मतलब एजेंटिक एआई जो है वो खुद से डिसीजन ले सकता है, खुद से मल्टीटास्किंग कर सकता है। ये है एजेंटिक एआई जो चैट जीपीटी जैसे एआई से ना 2 कदम बल्कि आगे है। अब आईटी कंपनीज इनका इस्तेमाल कर रही हैं। समझ रहे हो? तो इसलिए जॉब जा रही है। अब पहले जिस काम को 10 डेवलपर मिलकर किया करते थे आईटी इंडस्ट्री में, अब 2 लोग प्लस में एआई मिलकर कर देते हैं बहुत आसानी से। तो ये पहली चीज है। अब दूसरा है यूएसए का प्रोटेक्शनिज्म। यूएसए अपनी जॉब्स को बचाना चाहता है, इसलिए H1B वीजा पे उन्होंने $1 लाख की फीस लगा दी। अब पहले टीसीएस इन्फोसिस जैसी कंपनीज क्या करती थी, वहां पे उनको कोई प्रोजेक्ट मिलता था यूएसए में, वो इंडिया से अपना बंदा बुला लेते थे कि यहां पे आके काम कर दो। वो लोकली हायर नहीं करते थे और इसके लिए वो H1B वीजा दिलवा देते थे। लेकिन अब यूएस कहता है कि बाहर से कोई बंदा यहां पे आके काम करेगा तो $1 लाख देने पड़ेंगे अगर वो H1B वीजा पे आएगा तो यहां पे अब वो बंद हो गया है। तीसरी चीज, क्लाइंट्स बजट का टाइट होना। तीसरी चीज अगले स्लाइड पे लिख देता हूं। अब देखो, यूएस और यूरोप ये इंडिया की आईटी कंपनीज के मेजर क्लाइंट्स हैं। लेकिन इन देशों में ना अभी काफी इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है, रिसेशन का डर लग रहा है इन देशों में कंपनीज को, इसलिए वो आईटी पे खर्च नहीं कर रहे हैं। रिसेशन का डर है तो वो आईटी पे खर्च नहीं कर रहे हैं। टीसीएस इन्फोसिस जैसी कंपनीज को नए प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे हैं। तो ये 3 रीजंस हैं जिसकी वजह से आईटी इंडस्ट्री ले ऑफ करने के लिए मजबूर है। समझ गए? अब इसके बाद राइटर बोलते हैं, देखो हमें ना अपना मॉडल चेंज करने की आवश्यकता है। 3 रीजन मैंने आपको बता दिए। अब राइटर बोलते हैं हमें ना अपना मॉडल चेंज करने की आवश्यकता है। पहले इंडिया का मॉडल क्या था? पहले इंडिया का मॉडल था कॉस्ट आर्बिट्रेज पे। कॉस्ट आर्बिट्रेज मतलब सीधी सी बात है, यूएस में जो काम एक डेवलपर 1 घंटे के $100 के हिसाब से करेगा, इंडिया में सेम काम 1 घंटे में $20 के हिसाब से करवाया जा सकता है, क्योंकि इंडिया में लेबर सस्ती है। तो ये टीसीएस इन्फोसिस जैसी कंपनीज ना इसी कॉस्ट आर्बिट्रेज का फायदा उठाती थी कि इंडिया में लेबर सस्ती है, यूएसए के एक इंजीनियर का काम रिप्लेस कर दो और मतलब यूएसए में काम उठा लो $100 पर आवर के हिसाब से, और इंडिया के किसी बंदे से वो काम करवा लो $20 पर आवर के हिसाब से, बीच में $80 पर आवर के हिसाब से मुनाफा खा लो। टीसीएस इन्फोसिस जैसी कंपनीज का मॉडल ये था। अब क्या हो गया, मतलब अब लेकिन ना बड़े बड़े जो क्लाइंट्स हैं उनको देखो कोडर्स की सेना नहीं चाहिए, उनको सस्ती लेबर अब नहीं चाहिए, उनको चाहिए अच्छा सॉल्यूशन। अब जो क्लाइंट कंपनीज है ना जो इनसे सर्विसेज लेती थी टीसीएस इन्फोसिस से, वो बोलते हैं हमें क्लाउड नेटिव आर्किटेक्चर चाहिए, हमें साइबर सिक्योरिटी का फ्रेमवर्क चाहिए, हमें जो चैट जीपीटी जैसे एआई हैं इनका इंटीग्रेशन चाहिए। अब क्लाइंट्स ये डिमांड कर रहे हैं, मतलब अब उनको संख्या नहीं चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए कोडर्स की, अब उनको चाहिए क्वालिटी। क्या चाहिए? क्वालिटी चाहिए। लेकिन इंडिया में है स्किल मिसमैच। स्किल मिसमैच कैसे है? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अब देखो, जैसे कोई इंजीनियर है, आईटी इंजीनियर है, वो 2011 में पास आउट हुआ था किसी बीटेक कॉलेज से। अब उसको 14 साल का एक्सपीरियंस है, वो टीम लीड है, वो 10 लोगों की टीम मैनेज करता है। लेकिन देखो, टीम मैनेज करने के चक्कर में ना वो मैनेजर तो बन गया, लेकिन उसने स्किल्स नहीं सीखी। जो नई नई स्किल्स आ रही हैं आईटी सेक्टर में वो नहीं सीखी। उसने एम्प्लॉइज को मैनेज करना सीख लिया, लेकिन अब देखो इतनी बड़ी टीम की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे लोग जो 14-14, 15-15 सालों के एक्सपीरियंस है जिनके पास में, जिन्होंने अपनी स्किल्स को अपडेट नहीं किया, अब वो हो जाएंगे बेरोजगार। ये एक बहुत चिंतनीय बात है। लेकिन उन्होंने नई स्किल नहीं सीखी, उन्होंने सिर्फ टीम को मैनेज करना सीखा, और मैनेज करने की अब जरूरत ही नहीं है, 15-15 लोगों की अब जरूरत ही नहीं है, तो वो हो गए अब बेरोजगार, उनको कंपनीज हटा देंगी। अब इसलिए ऐसा नहीं है कि सब कुछ मतलब अंधेरा है, वे फॉरवर्ड में कुछ अच्छे सॉल्यूशंस भी शशि थरूर देते हैं। राइटर बोलते हैं सबसे पहले देखो, आप ना ये देखो कि ना हमारी टेक प्रोफिशिएंसी की ना रिस्पेक्ट आज भी काफी ज्यादा है वर्ल्ड में। हम अभी भी, हमारी इंडस्ट्री अभी भी ना $280 बिलियन की है और 60 से ज्यादा लोगों को रोजगार दे रही है आईटी इंडस्ट्री। लेकिन पहले जो गारंटीड सक्सेस
वाली बात थी ना कि हाँ भाई आईटी से कर लो बेटा, कोई स्किल ले लो, आसानी से जॉब मिल जाएगी, वो अब चमक दमक खत्म हो जाएगी। अब हमें ना नवनिर्माण की आवश्यकता है आईटी इंडस्ट्री में। तो 5 पॉइंट्स का सॉल्यूशन राइटर देते हैं। सबसे पहले बोलते हैं एआई अपस्किलिंग। एआई अपस्किलिंग मतलब देखो, अपने लोगों को एआई सिखाओ। अब टीसीएस ने क्या किया, अपने 5,55,000 लोगों को ना बेसिक एआई सिखा दिया, और 1 लाख लोगों को तो बल्कि टीसीएस ने एडवांस एआई सिखा दिया, जो कि अच्छी चीज है। लेकिन ये चीज देखो एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए, नॉर्म होना चाहिए। मतलब मैसिव स्केल पे एआई सिखाना अब स्टार्ट करो। इसके बाद दूसरा है करिकुलम रिफॉर्म। अब देखो इंडिया के इंजीनियरिंग कॉलेजेस को ना अपने को बदलना होगा। मतलब पहले क्या होता था, कोड याद रखने से काम चल जाता था, लेकिन अब नए सब्जेक्ट्स जैसे मशीन लर्निंग, एआई के अंदर एथिक्स, प्रोडक्ट थिंकिंग, इनको अपने को ना मेन स्ट्रीम करिकुलम का हिस्सा बनाना होगा। और सिर्फ हार्ड स्किल से काम नहीं चलेगा, सॉफ्ट स्किल्स भी। अगर देखो एक इंजीनियर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ही नहीं समझेगा या फिर समझा पाएगा तो फिर क्या ही वो काम करेंगे। तो इसलिए सॉफ्ट स्किल्स का होना भी जरूरी है। तीसरा पॉइंट शशि थरूर वे फॉरवर्ड में ये देते हैं कि अपने को ना अपने देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रमोट करना होगा। स्टार्टअप इकोसिस्टम, हम अभी ना सर्विस नेशन है। जैसा पॉइंट मैं हमेशा देता हूं, इंडिया भी सर्विस नेशन है, लेबर सस्ती है इंडिया में, लेकिन अपने को बनना प्रोडक्ट नेशन। इंडिया के जो बने प्रोडक्ट्स हैं ना वो अलग अलग देशों में बिकें। तो इसके लिए हमें ना डीप टेक जो बिजनेसेस है ना उनको सपोर्ट करना होगा। हम देखो अपना खुद का ओपन आई अभी तक नहीं बना पाए हैं, कितनी चिंता की बात है। चाइना ने भी बना लिया है डीप सीक, यूएस के तो कितने सारे हैं ये वाले, चैट जीपीटी है, क्लोड है, जेमिनाई है, ग्रोक है ट्विटर का। फिर नेक्स्ट चौथा पॉइंट में राइटर बोलते हैं अपने को ना अलग अलग देशों से एंगेज भी करना पड़ेगा, जैसे यूएसए से, यूरोप से, ताकि ट्रेड में स्टेबिलिटी रहे और हमारी आईटी कंपनीज को सर्विसेज देने में दिक्कत ना आए। 5वां पॉइंट है सोशल सेफ्टी नेट को और ज़्यादा मजबूत करना होगा। अब जैसे जो मैंने बात की, एक आईटी इंजीनियर है, 14-15 साल जॉब की, मैनेजर के पोस्ट पर था, लेकिन फिर कंपनी ने निकाल दिया क्योंकि नई स्किल वो नहीं सीख पाया था। तो ऐसे लोगों को जॉब से हटाया जाता है ना, सिर्फ आप 6-9 महीने की सैलरी एक्स्ट्रा दे दोगे ले ऑफ करते वक्त, उससे काम नहीं चलेगा। इसको ना सीवरेंस पे बोलते हैं कि हाँ, जॉब से हटाते वक्त आप एक्स्ट्रा सैलरी दे देते हो 6 से लेकर 9 महीने के बीच की। लेकिन इसके साथ साथ आपको क्या चाहिए, करियर ट्रांजिशन सपोर्ट देनी होगी। करियर ट्रांजिशन सपोर्ट मतलब नई जॉब ढूंढने में मदद देनी होगी और नया स्किल सीखने के लिए पैसा भी देना होगा कि भैया हम आपको हटा तो रहे हैं लेकिन ये रीट्रेनिंग सब्सिडी है, नया स्किल सीखने के लिए हम आपको पैसा दे रहे हैं, आप सीख लीजिए। और मेंटल हेल्थ सपोर्ट, मतलब जॉब खोने से ना बहुत दुख होता है। 14-15 साल जॉब की, अब जॉब खो गई, नहीं मिल रही है, तो मेंटल इश्यूज भी आते हैं, तो ये सपोर्ट भी उनको प्रोवाइड करनी होगी। पहले हमें आईटी सेक्टर में ना इसकी जरूरत नहीं थी, एक कंपनी किसी को हटाती दूसरी कंपनी में आसानी में जॉब मिल जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो राइटर बोलते हैं देखो ये ट्रांजिशन है आईटी सेक्टर में, ये ट्रांजिशन मैन पावर से माइंड पावर का है, ये ट्रांजिशन क्वांटिटी से क्वालिटी का है, ये ट्रांजिशन आउटसोर्सिंग से इनोवेशन का है। और ट्रांजिशन हमेशा पेनफुल होता है, लेकिन हमें इसको पर्पसफुल बनाना है, एक गोल वाला बनाना है, मतलब एक निश्चित गोल हम अचीव कर रहे हैं इस ट्रांजिशन के थ्रू, ऐसा हमें इंश्योर करना है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो करप्शन से संबंधित है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर 4 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। बिजनेस स्टैंडर्ड का ये आर्टिकल है। देखो पूरे देश का एक सपना है 2047 से पहले भारत को विकसित भारत बनाना है, यानी जब देश की आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे हम एक डेवलप नेशन होंगे। देखो डेवलप मतलब सिर्फ बड़ी बिल्डिंग्स या फिर एक्सप्रेसवेज नहीं, और डेवलप्ड मतलब ऐसा भी नहीं कि हाँ भाई बस कंक्रीट का जंगल बना दिया। डेवलप मतलब एक क्लीन सिस्टम, एक ऐसी जगह जहां पर सिस्टम आपके लिए काम करता है, आपके खिलाफ नहीं। विकसित भारत बनाने के लिए देखो सिस्टम का क्लीन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्लीन सिस्टम होगा तभी ग्रोथ आएगी। अगर करप्शन रहेगा तो फिर इकोनॉमी ग्रो नहीं कर सकेगी। और करप्शन देखो कोई नई चीज नहीं है, हमेशा से था, और सिर्फ इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में है। लेकिन देखो एक डिफरेंस है, जैसे जैसे देश डेवलप होते हैं ना वहां पे करप्शन कम होता जाता है। और अगर हमें डेवलप होना है तो इस प्रॉब्लम को, इस बीमारी को जड़ से उखाड़ना पड़ेगा।
जैसे देखो, हाल ही में ना एक रिटायर्ड सीएफओ का ना एक पोस्ट वायरल हुआ। सोचिए, एक रिटायर्ड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, 34 साल का एक्सपीरियंस, उसकी बेटी की ना डेथ हो गई थी ब्रेन हेमरेज की वजह से। वो इंसान दुख में है, लेकिन इस दुख की घड़ी में उस सीएफओ को, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो रिटायर हो गया है, एक बड़ी कंपनी का था, मुझे याद नहीं आ रहा, 3-4 दिन पहले की खबर है, बड़ी कंपनी थी, कोई पीएसयू था, उसका सीएफओ था। अब इनकी बेटी की डेथ हो गई थी ना, एम्बुलेंस के लिए इनको रिश्वत देनी पड़ी, एफआईआर फाइल करवाने के लिए पुलिस को रिश्वत देनी पड़ी, और शमशान घाट में भी इनको रिश्वत देनी पड़ी। और हद तो तब हो गई जब बेटी के डेथ सर्टिफिकेट के लिए इवन म्युनिसिपल ऑफिस में क्लर्क तक को इन्हें रिश्वत देनी पड़ी। इन्होंने एक पोस्ट लिखा, बहुत वायरल हो गया कि हमारे देश में ये सिस्टम है। आप सोच के देखिए, एक पर्सन जिसकी बेटी का देहांत हो गया, वो इतने ज़्यादा दुख में है और पूरा सिस्टम उनसे पैसा ऐंठने के लिए बस तैयार खड़ा है। वो पर्सन बेचारा लिखता भी है लास्ट में कि मेरे पास पैसे थे, मैंने जल्दी जल्दी काम करवाने के लिए दे दिए। लेकिन जिसके पास नहीं है, क्या वो अपनी बेटी का मतलब दाह संस्कार नहीं कर सकेगा? वो आसानी से डेथ सर्टिफिकेट नहीं ले सकेगा? करप्शन ने मतलब लोगों का जो जमीर है वो मर चुका है, लिटरली मर चुका है। आप ये नहीं देख रहे पैसा किससे ले रहे हो, आप किस सिचुएशन में ले रहे हो, बस पैसा चाहिए। तो जब ये खबर वायरल हुई तो कर्नाटक की सरकार ने कुछ लोग सस्पेंड भी किए, पुलिस वाले सस्पेंड किए। लेकिन क्या इससे प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है? नहीं होती, नहीं होती। ये जो पैटी करप्शन है ना, रिटेल करप्शन, ये उस कॉमन आदमी को मारता है जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है। सिस्टम की जो बेसिक ड्यूटीज है ना, उनको पेड सर्विसेज बना दिया गया है। मतलब डेथ सर्टिफिकेट देना क्लर्क का एक नॉर्मल सा काम है, लेकिन पैसा दोगे तभी डेथ सर्टिफिकेट मिलेगा, अदरवाइज चक्कर काटो। सोच के देखो। एक और केस बताया गया है, एक सब इंस्पेक्टर पकड़ा गया, हाल ही में ये भी यूपी में वायरल हुआ था शायद। सब इंस्पेक्टर पकड़ा गया, क्यों? गैंग रेप का एक आरोपी था, उसका नाम निकलवाने की एवज में ना उस सब इंस्पेक्टर ने 50 लाख रुपए रिश्वत मांगी, और पहली जो इंस्टॉलमेंट थी ना 2 लाख रुपए की, वो जब इंस्पेक्टर ले रहा था ना तो रंगे हाथों पकड़ा गया। ये करप्शन देखो छोटा मोटा करप्शन नहीं है, ये ग्रैंड करप्शन है। पैसे के लिए पूरे जस्टिस सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। जब देखो रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो फिर सिस्टम पे विश्वास कैसे रहेगा? समझ गए? फिर तीसरा केस बताया जाता है। तीसरा केस देखिए, एक बिजनेसमैन ने ना ट्विटर पे लिखा, उसने कहा कि मैं इंडिया में ना अपना ऑपरेशन बंद कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट पे ना उसके हर शिपमेंट के लिए कस्टम ऑफिसर्स ने रिश्वत मांगी, और मुझे देनी भी पड़ती है, नहीं तो मेरा वो शिपमेंट छोड़ते नहीं है। देखो, भले ही उसके सारे कागज पूरे हों, लेकिन फिर भी उसे रिश्वत देनी पड़ती है अपना शिपमेंट रिलीज करवाने के लिए। अगर ऐसी सिचुएशन है तो कौन इंडिया में बिजनेस करना चाहेगा? कहने को सरकार बोलती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमने कर दिया है, आपको देखो कदम कदम पे पैसा देना पड़ता है, जीएसटी ऑफिशियल्स को, कस्टम ऑफिशियल्स को। ये चीज देखो देश की इकोनॉमी को ना जबरदस्त नुकसान पहुंचाती है। मतलब बिजनेस करना इतना ज्यादा डिफिकल्ट हमारे देश में कौन बिजनेस करेगा? तभी तो फिर सरकारी नौकरी के लिए इतना ज्यादा लोग फिर सोचते हैं कि यार सरकारी नौकरी लग जाए, बिजनेस करना तो इतना डिफिकल्ट है, हर चीज के लिए पैसे मांगे जाते हैं, और इससे इकोनॉमी को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। 1990 से रिसर्चर्स ने ना ये स्टडी किया कि करप्शन का ग्रोथ पर क्या असर होता है, और रिजल्ट बिल्कुल क्लियर है। करप्शन की वजह से एफडीआई नहीं आती देश में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आती। करप्शन की वजह से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो कम हो जाती है। अंबानी अदानी इनको कंपनी लगानी है, वो बोलेंगे यार इंडिया में काम करना मुश्किल है, दूसरे देश में लगाते हैं चलो। करप्शन की वजह से जॉब क्रिएशन नहीं होता, क्योंकि बिजनेसेस नहीं खुल रहे हैं करप्शन की वजह से, तो जॉब क्रिएशन नहीं होगा। करप्शन की वजह से इनकम इनइक्वालिटी बढ़ती है, समझ रहे हो? तो करप्शन की वजह से और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट। अब रोड बनाना था, उसमें सारे पैसे तो आप करप्शन से खा गए। जिन्होंने आपको टेंडर दिया सरकारी ऑफिशियल्स, उन्होंने अपना कट मांग लिया 20-25%। तो पहली तो बात, कॉन्ट्रैक्टर अब ये सोचेगा कि यार 20-25% तो मैं सरकारी ऑफिशियल्स को दे चुका हूं, अब मैं कितना ही कमाऊंगा, तो वो घटिया से घटिया क्वालिटी का रोड बनाएगा। ये चीजें हो जाती हैं। सरकार गरीबों के लिए सब्सिडी भेजती है, जैसे सोशल सिक्योरिटी नेट है, मतलब पेंशन का पैसा है, लेकिन करप्शन की वजह से बहुत सारे लोगों तक वो पहुंच ही नहीं पाता।
राजीव गांधी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक बात बोली थी, मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं तो आप तक सिर्फ 15 पैसे पहुंचते हैं, 85 पैसे कहां गए, सिस्टम खा जाता है। समझ गए। अब इसके बाद राइटर बोलते हैं एक इंडेक्स है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। अब ये रिलीज किया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। इसमें इंडिया का स्कोर कितना है? 38 आउट ऑफ 100। मतलब इंडिया हाईली करप्ट कंट्रीज में आता है। इंडिया की रैंक 96 है आउट ऑफ 180। कितने खराब हालात हैं। और ये स्कोर जो है वो 2014 के बराबर ही है। 2014 में सरकार चेंज हुई थी तो बोला गया था कि पिछली सरकार में बहुत ज़्यादा करप्शन था, अब हम करप्शन को दूर करेंगे, लेकिन हमारी रैंक इंप्रूव नहीं हुई है। यूपीए के दौरान जितना करप्शन था एनडीए के दौरान भी उतना ही है। समझ गए। वर्ल्ड बैंक का डेटा है, वर्ल्ड बैंक भी एक इंडेक्स निकालता है कंट्रोल ऑफ करप्शन। इस इंडेक्स में इंडिया का स्कोर है 42 आउट ऑफ 100, यानी इंडिया का जो स्थान है 108 आउट ऑफ 193। इसके बाद राइटर ना एक मुर्गी आई या अंडा वो वाली प्रॉब्लम बताते हैं। क्वेश्चन ये है, क्या पहले देश डेवलप होगा फिर करप्शन कम हो जाएगा अपने आप, या फिर हम करप्शन करें फिर देश डेवलप होगा? देखो, कुछ रिसर्चर्स की थ्योरी ये है ग्रीस द व्हील्स, मतलब यहां पे देखो ग्रीस द व्हील्स, ये थ्योरी कहती है कि स्लो ब्यूरोक्रेसी वाले देशों में ना थोड़ा बहुत करप्शन सिस्टम के पहिए को चलाने में मदद करता है। मतलब फाइल अटकी हुई है, 100 रुपये दे दो तो जल्दी काम हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर रिसर्चर्स इससे एग्री करते हैं कि जो ये ग्रीस है ना, ग्रीस है पूरे इंजन को ही खराब कर देता है, शैडो इकोनॉमी बन जाती है। और ऑथर कहते हैं कि डेवलपमेंट के लिए ना लो करप्शन जरूरी है। बेस्ट एग्जांपल है सिंगापुर। सिंगापुर के पूर्व प्रधानमंत्री ली ने ना जब कमान संभाली ना तो उन्होंने सिंगापुर को ना करप्शन फ्री कर दिया। करप्शन के लिए जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई गई और देखिए किस प्रकार से इसका नतीजा ये निकला कि सिंगापुर जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री बन गया, इतना ज़्यादा डेवलप हो गया। तो हम अब आते हैं कि डेवलप होना है, इस 2047 से पहले तो करप्शन खत्म करना पड़ेगा, लेकिन करें कैसे? तो कुछ राइटर सॉल्यूशंस देते हैं। सबसे पहले ना रेगुलेटरी मेज को कम कर दो, मतलब रेगुलेशंस का जो जाल है उसे साफ करो। हमारे देश में ना इतने ज़्यादा रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, एनओसीज लेनी पड़ती है हर चीज़ के लिए, हर डेस्क पे, हर टेबल पे, तो करप्शन का अड्डा बन जाती है। हर जो डेस्क है ना वो करप्शन के अड्डे बन जाते हैं। और मैं आपको बताऊं यार, मेरा एक दोस्त है, डिफेंस में है, कॉलेज का दोस्त है, वो कहता है कि सर इतना ज़्यादा करप्शन है मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने कहा बताओ, मैं आर्टिकल में डिस्कस करूंगा। तो वो कहता है कि चल मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल देता हूँ, मैं जल्दी जल्दी आपको वो 2-3 एग्जाम्पल जो दोस्त ने दिए ना वो बताता हूँ। वो कहता है कि अब ना हम सरकार बोलती तो है हम स्टार्टअप्स को प्रमोट कर रहे हैं। देखो पहले जब कैमरा वगैरह नहीं होते थे ना, मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे, तो डिफेंस की जो चीज़ें हैं ना, जैसे नया रेडियो के लिए आपको अप्रूवल चाहिए, या फिर मतलब डिफेंस को कोई रेडियो प्रोक्योर करना है और स्टार्टअप ने वो बढ़िया रेडियो बना दिया है जो सियाचिन में चल सके, तो पहले रूल हुआ करता था कि पहले उस प्रोडक्ट का ड्राइंग दीजिए तब हम कंसीडर करेंगे। ड्राइंग की जरूरत ना पहले हुआ करती थी जब कैमरे वगैरह नहीं थे। लेकिन ना आज भी जो उस डिफेंस पीएसयू में बैठे ऑफिशियल्स हैं ना, वो स्टार्टअप्स जब अपना नया आइडिया कुछ लेके जाते हैं ना प्रोक्योरमेंट के लिए, तो ऑफिशियल्स क्या कहते हैं? रिजेक्टेड। क्यों? क्योंकि ये A3 सीट में है, A4 सीट में नहीं है। कारण तो बताते ही नहीं है। कारण तो मुझे दोस्त बता रहा था कि इन छोटे छोटे रीजंस के कारण रिजेक्ट कर दिया जाता है आइडिया। A3 सीट पे लाए हो, A4 सीट पे नहीं लाए। और इस एक भी अगर कुछ लेबल करना छोड़ दिया गया तो बताएंगे नहीं, सिंपल यूं लिखेंगे नोट इन फॉर्मेट। मतलब देखो पुराने जमाने में जैसी चीजें होती थी ना, ये इसी को तो बोलते हैं रेड टेपिज्म। मतलब रूल इसलिए बनाए गए थे कि थोड़ा काम सिस्टमाइज हो सके, लेकिन वो रूल्स एंड बन गए हैं। वो रूल मीन नहीं रहे जिनकी सहायता से हम बढ़िया से प्रोक्योरमेंट कर सके, नहीं, वो रूल बन गए हैं एंड। मुझे सिर्फ A3 पेपर पे चाहिए, इस प्रकार से लेबलिंग होनी चाहिए और कुछ नहीं। ना बताएंगे, बस यूं लिख के छोड़ देंगे नोट इन फॉर्मेट। अब बताओ कैसे बिजनेस करना आसान होगा? अब स्टार्टअप्स वगैरह तो डिमोटिवेट होंगे ही। इसे ही तो बोलते हैं रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही। आपने रोक दिया काम को, यह नहीं बताया क्यों रोक दिया, जगह जगह पे लाल फीताशाही, रेड टेपिज्म। समझ गए?
फिर उसने एक और बताया, उसने बोला कि यार मुझे उस डिफेंस पीएसयू में ना अपना ना, वो पहले प्राइवेट कंपनी में काम करता था, मुझे ना अपना अकाउंट चेंज करवाना था। पहले कोटक महिंद्रा में था, एसबीआई में करवाना था। तो मैंने सारा कुछ दे दिया, कैंसल्ड चेक वगैरह देना होता है, सब कुछ दे दिया। अब वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो था ना वो डिफेंस पीएसयू का, कर ही नहीं रहा। वो बोलता है कि, दोस्त का नाम है परवीन, वो बोलता है कि परवीन आप ना एनओसी लेके आओ। एनओसी लेके आओ? किस चीज की एनओसी? आप कोटक महिंद्रा से एनओसी लेके आओ कि उसे कोई दिक्कत नहीं है। ले, अब यार एक बात बताओ, सैलरी अकाउंट चेंज करवाना है, जिसमें मेरा अकाउंट है उसके लिए मैं क्या एनओसी लेके आऊंगा? चलो माना मैं, वैसे तो देखो आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। आप ये चेक करना चाहते हो कि कोई लोन वगैरह नहीं चल रहा है, कुछ और नहीं चल रहा है, आपका क्या लेना देना, लोन चल रहा है नहीं चल रहा है, उसने कोई चीज़ गिरवी रखी होगी तो वो अपने आप जब्त हो जाएगी। जो बंदा सैलरी दे रहा है उसका क्या लेना देना, लोन चल भी रहा है या नहीं चल रहा है। और दूसरी चीज़ एक ये भी है ना, आप पास्ट स्टेटमेंट देख लो, कोटक महिंद्रा की पुरानी स्टेटमेंट देख लो, आप सिबिल स्कोर देख लो। आजकल तो बहुत तरीके हैं चेक करने की कोई लायबिलिटी है या नहीं है। अब उसने कोटक महिंद्रा में फ़ोन किया, वो बोलता है कि हम ऐसे एनओसी कैसे दें, मतलब कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, सरकारी ऑफिशियल्स जो है ना कुछ भी बोल देते हैं, एनओसी लेके आओ। अब एनओसी होती नहीं है, कहाँ से लेके आए, कहाँ धक्के मारे, कौन देगा एनओसी, मतलब यही चीज़ें हैं। चलो थोड़ा बता दिया मैंने, ऐसी प्रैक्टिकल नॉलेज कहीं कहीं काम आ जाती है। तो इसके बाद दूसरा सॉल्यूशन राइटर देते हैं, ब्यूरोक्रेटिक सील्ड कम कर दो। अभी ना ब्यूरोक्रेट्स को बहुत कवच मिलता है, उनको कोई हटा नहीं सकता आसानी से, लेकिन ना उनको हटाना आसान हो जाना चाहिए, उनको ना जॉब पे खतरा महसूस होना चाहिए, तब वो ठीक से काम करेंगे। ब्यूरोक्रेटिक सील्ड कमजोर कर दो, उनकी इनकम पब्लिक में होनी चाहिए, और उनके जो पैन कार्ड है, मतलब सरकारी ऑफिशियल्स हैं तो देखो पैन कार्ड का डेटा भी पब्लिक में होना चाहिए। फिर फाइनली तीसरा सॉल्यूशन राइटर बोलते हैं, लीगल सिस्टम को रिवैम्प कर दो। मान लीजिए हमने ऑफिसर्स को पकड़ लिया, सैंक्शन भी मिल गए, फिर क्या? ऑथर कहते हैं लीगल सिस्टम नीड्स मेजर रिवैम्प। आज करप्शन के केस देखो 30-30 साल तक चलते हैं, तब तक ऑफिसर रिटायर हो जाता है, पूरे मजे ले चुका होता है। जब सजा 30 साल बाद मिलेगी तो डर कहां से आएगा? तो इसलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होने चाहिए। कंक्लूजन में ये बोला जाता है, देखो विकसित भारत ऐसे नहीं बनेगा। विकसित भारत बनाना है तो पहले सिस्टम को क्लीन करना पड़ेगा, समझ रहे हो? और इसके लिए कड़वी गोली हमें खानी पड़ेगी। सरकारी ऑफिशियल्स आसानी से मानेंगे नहीं, विरोध करेंगे, लेकिन सरकार को सख्त होना पड़ेगा। दिक्कत यह है सरकार सख्त होती नहीं है, वोट बैंक के चक्कर में, और दब जाती है, और सरकारी लोग भी यूनियन बना लेते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। लास्ट में क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, करप्शन से रिलेटेड 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, और 250 वर्ड्स में आपको अटेम्प्ट करना है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।